पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा साहब। ये जम्मू में रहते हैं और काफ़ी साल से अब सियासत में हैं। श्यामलाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी अहमद अली फयाज साहब। मुख्तसरन हम अपने नाजरीन के लिए बताना चाहेंगे कि आप एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके बड़े भाई साहब मदन लाल शर्मा जी 1983 और 1987 में वो छंब हल्के इंतखाब से जीत के आए थे कांग्रेस के टिकट पे। बाद में ये 2002 में अखनूर से जीत के आए और इससे पहले ये मिनिस्टर रहे, R&B के मिनिस्टर रहे। और उसके बाद उन्हें मरकज़ी क़यादत ने ये बताया कि आपको वहाँ पार्लियामेंट में जाना है, तो उन्होंने 2004 का इलेक्शन लड़ा और जीता और उसके नतीजे में फिर आप आए फिर पॉलिटिक्स में और आपने भी जीता वो ज़िमनी इलेक्शन 2004 का और 2008 का भी आपने जीता। और 2009 में आप उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार में शामिल हुए और आप सेहत के मिनिस्टर मुकर्रर हुए और अपने 5 साल आप मिनिस्टर रहे। उसके बाद आप हालिया अयाम में इन तब्दीलियों के बाद, काफ़ी तब्दीलियों के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये हम नाज़रीन के लिए बताना चाहेंगे, आप खुद भी इसकी तफसीलात बताएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका पहले से ही ये मंशा था, ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने बड़े भाई की तरह सियासत में जाऊँगा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बेसिकली तो हम कह नहीं सकते उस तरीके से। हम पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। हमारे पिताश्री जो हैं वो तंजीमी सतह पे डेलीगेट से लेके, आपको पता है कि उस समय यहाँ DNC, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस समय तो यही जमातें होती थी। जी हाँ। तो वो डेलीगेट से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट तक पहुँचे जी। और फिर उसके बाद 1977 में मेरे बड़े भाई जिनका आपने जिक्र किया है, श्रद्धेय श्री मदन लाल शर्मा जी, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए जी और उन्होंने एक मुहिम शुरू की। वो एक्स सर्विसमैन भी थे। आर्मी में नौकरी करने के बाद बोर्ड आउट हुए। 1971 की बार में वो बांग्लादेश में थे। तो उसके बाद सिलसिला चला। 1983 में आपने बिल्कुल, यू हैव राइटली सेड, देन 87 में वो आए। फिर 2002 में वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 96 में रिजर्व हो गई। फिर आप छम से अखनूर आ गए। अखनूर आके उन्होंने इलेक्शन लड़ी और वो जीते। और वो 1988 में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, जो उस समय भी यहाँ सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जो रजीब फरूक अब्दुल्ला कार्ड कहते हैं जी। और फिर 2002 में जो सरकार बनी यहाँ कांग्रेस और PDP की जी, तो उसमें वो R&B मिनिस्टर रहे। 14 महीने के बाद उनको जनरल इलेक्शन में जाना पड़ा। और मुझे आप कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल फैमिली तो थी ही और शौक था पर्दे के पीछे काम करने का। जी। आदरणीय मदन लाल शर्मा जी की जितनी भी इलेक्शन हुई और इवन पार्लियामेंट की भी इलेक्शन जो थी, तो वो मुझे जिम्मेवारी दी जाती थी और पर्दे के पीछे मैं बड़ा खुश नसीबी अपनी समझता हूँ कि मैंने एक इलेक्शन के और एक पॉलिटिकल जो सियासत दान में कुछ चीज़ें खास होनी चाहिए, तो वो मैंने सीखने की कोशिश की। लेकिन मैं कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। नहीं आना चाहता था। तो एक्सीडेंटली 2004 में मुझे बाई इलेक्शन में उस समय मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी की ये चॉइस थी, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को पर्दे के पीछे से देखा था जी। क्योंकि जब अर्ली स्टेज में गुलाम नबी आज़ाद साहब भी जम्मू और यहाँ करते थे और उस समय सरदार बलविंदर सिंह जी जो हैं वो एक नामी ग्रामी हस्ती होते थे जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो उन्होंने 2004 में मुझे कह सकता हूँ कि मजबूर करके ये इलेक्शन जो है गुलाम नबी आज़ाद जी ने लड़ाई और वो इलेक्शन मैंने जीती। फिर 2008 में आपने कहा, 2009 की कैबिनेट में 6 साल में मंत्री रहा, 4 साल में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हेल्थ का मिनिस्टर रहा और 2 साल में PHE इरीगेशन फ्लड कंट्रोल का मंत्री रहा। आएंगे आपके सियासी सफ़र पे और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तसर इस बार ये भी बताना चाहेंगे कि आपने जो 2024 का असम्बली इलेक्शन लड़ा, आपने जम्मू नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी से और यहाँ पे आप मुंतखब भी हो गए और इसके लिए आपको मुबारकबाद भी है और हम इसकी तरफ आना चाहेंगे। लेकिन जानना चाहेंगे पहले थोड़ा सा
कि जिस वक्त ये दो मिनिस्टर आज़ाद साहब के थे, ये अच्छा काम करने वाले थे हमारी नज़र के मुताबिक, हमने भी आज़ाद साहब से उस वक्त बात की थी तो उन्होंने कहा इन्हीं दो को भेजना है, लाल सिंह और मदन लाल शर्मा जी को। तो उनके कहने के मुताबिक वही बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स थे। हमने पूछा भी था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि यही सबसे बेहतर नुमाइंदगी करेंगे और जीत भी गई दोनों। लेकिन दोनों ने कहा कि हमारे बदले हमारे घर के ही किसी को रख लें। तो इसमें कोई ऐसा था कि मदन लाल शर्मा जी सियासत को अपने घर तक ही महदूद रखना चाहते थे? नहीं, मुझे लगता है कि उनके साथ जाती होगी। वो आज यहाँ पे इस संसार में नहीं है और वो अपनी पोजीशन वाजिया नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ और गुलाम नबी आज़ाद ये बता सकते हैं कि मदन जी का कोई रोल उसमें ज़्यादा नहीं रहा है कि मेरे भाई को ही आप टिकट आपके नॉमिनेशन में। यस। अच्छा, कैसे होता नॉमिनेशन? आपको जानते, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे ना? मैं बता रहा हूँ ना कि एक्टिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आप हम लोग कुछ और समझते हैं जी। जितनी भी इलेक्शनें हुई, इवन ताराचंद की जो 2 इलेक्शनें थी जी, उनका उनका मैनेजर तो मैं ही होता था जी, और जितने बड़े कार्यक्रम होते थे जी, तो मैं नहीं कहता कि मैं इलेक्शन का बड़ा अच्छा मैनेजर था, लेकिन इस तमाम चीजें, और मैं कभी भी उस तरीके से स्टेज में जहाँ कहीं नजर नहीं आता था। ठीक है, मतलब आप कोई मेंबर वगैरह नहीं थे लेकिन कार्यकर्ता थे? कार्यकर्ता मुझे शौक था जी, पार्टी के लिए काम करना, संगठन के लिए काम करना, और वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जी, क्योंकि उस समय चेंज ओवर होना था 2005 में, जी हाँ, तो उन्होंने उस तरीके से कहा, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, और गुलाम नबी आज़ाद इस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं। इवन उनकी जो श्रीमती हैं, उनका फ़ोन मुझे आया और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? यहाँ लाल सिंह जी ने तो स्टैंड ले लिया है कि नथिंग डूइंग, आप मेरी घरवाली को टिकट दो। कौन तानजुद्दरा जी को? तो मदन जी ने, मैंने कहा ना कि वो आज अपने आप को यहाँ पेश नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं, और गुलाम नबी आज़ाद और 2 लोग और हैं, ताराचंद और अपने जुगल किशोर शर्मा जी कटरा वाले जी, इनको आप पूछ सकते हैं कि किस किस आदमी को, और ये लोग भी चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि दोनों, उन्होंने भी मेरा काम देता था और मुझे पॉलिटिकल एसएचओ कहते थे वो। अच्छा, कि ये पॉलिटिकल एसएचओ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात भी करता था, कहीं नरम भी हो जाता था, गर्म भी हो जाता था जी। तो वो आज जीते जागते हैं। मैं बड़ा क्लियर इस चीज़ को करूँगा। जब मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू किया था, उस वक्त मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो आपने बताया था कि मैंने ऑलमोस्ट ज़ीरो से हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने कोई मुलाजमत भी शुरू की थी और उसके बाद आप मिनिस्ट्री की सतह तक पहुंच गए। तो आप पहले मुलाजमत में थे और फिर आप? मैंने 2 मुलाजमत, एक तो पुलिस की जी, उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी करके जी, तो मैंने 12 साल 14 साल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, और मैंने 97 में फिर मैंने अपना प्राइवेट सेक्टर काम शुरू कर लिया और पेप्सी का CNF, और थ्रू उस समय गुलाम नबी आज़ाद के ही यहाँ हमने काम शुरू किया जी, और मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जी, ठीक है ना, तो इसलिए ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो 97 में मैंने रिजाइन कर दिया अपनी सर्विस से। तो 2 डिपार्टमेंट में जो आज मैं अनुशासन दिखाता हूं, जहां मुझमें दिखता है, तो वो मैंने पुलिस से सीखा है। जी, टाइम के पंक्चुअल होना, बाकी चीजें जो हैं, ये मेरे कैरेक्टर में है, और थोड़ा स्पोर्ट्समैन भी था जी। तो डेस्टिनी लीड द डेस्टिनेशन, मैं इतना मानता हूँ। आपने हेल्थ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, मुझे अभी भी याद है आपका, जब आप उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में थे, और ऐसा लग रहा था कि आप मुस्तकिल तौर पर कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि एक बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था कांग्रेस का 1983 से, शायद उससे भी पहले रहा होगा, लेकिन मुझे 83 के बाद की जानकारी है कि उसके बाद आप और आपके भाई मतलब इसके साथ शामिल रहे, कांग्रेस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वगैरह। लेकिन क्या हुआ कि आखिर में आप कांग्रेस से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी, जो इसकी पुल की आइडियोलॉजिकल राइवल है कांग्रेस की, तो उसमें आप चले गए? नहीं, वो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमजोरियां आई, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। किस किस्म की? अब मैं बताता हूं, जो विचारधारा कांग्रेस की रही है जी, जो मदन मोहन मालवीय, लोकपति त्रिपाठी, मौलाना अब्दुल कलाम, उन लोगों की जो कांग्रेस थी जी,
वो 1986 के आफ्टर शाहबानो केस वो डिविएट हो गई कांग्रेस। मैं एक बात बताता हूं कि हम अपीसमेंट की पॉलिसी पे, हम मीन उस समय कांग्रेस जो है अपीसमेंट की पॉलिसी पे किया, उस सेक्शन का भी कुछ नहीं। और मेरे हमेशा जब मैं थोड़ा ग्रो किया, इवन एमएलए बना, एमएलए के बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसी बात पे होते थे मेरे जी कि आप ये बताते हो कि बीजेपी जो है वो कम्युनल है जी लेकिन अंदर जब हम बैठते हैं तो हम भी तो कम्युनल हैं। जी हम भी इम्पीचमेंट पॉलिसी जो है वो 17% पे लागू कर रहे हैं और 78% को इग्नोर करते हैं। ये डेमोक्रेसी और मेरा संविधान ये बात तो नहीं कहता है। तो वो बातें कहीं ना कहीं मेरी सेंट्रल लीडरशिप को तो अच्छी लगती थी, तभी उन्होंने मुझे उस लेवल पे ले गए और मैं नेशनल कोर ग्रुप का मेंबर भी रहा जी। ये जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए हैं वो उसके चेयरमैन थे, उसमें डॉक्टर करण सिंह जी थे जी गुलाम नबी आजाद थे। लेकिन कुछ बातें जी ऐसी करते थे कि ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, जी तो अपने मान सम्मान के साथ और मर्यादा के साथ जो आदमी कंप्रोमाइज कर ले तो मैं उसको लीडर नहीं मानता हूं। वो फॉलोअर्स हैं और मैंने बहुत बार इनको टोका और आप लोगों ने, आपने भी इंटरव्यू लिए। मैं इस समय कोट नहीं करूंगा, उन लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता जो लोग ये बोलते थे कि ये जम्मू के हिंदू, यही कहते थे ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। जी और जब 2019 में ये सब लोग इकट्ठे हो गए तीनों, जी जो गुपकार अलायंस बना, तो मैंने कहा कि अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की इनको जरूरत है। अगर ये मदन मोहन मालवीय वाली कांग्रेस पे नहीं आना चाहते जी और ये अपनी हेजमोनी समझते हैं कि हम हाकम हैं। जी 1947 में पूरा देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर गुलाम हो गया 2-3 परिवारों के, और दिल्ली भी उसी पे चलती है। 1977 के बाद कभी भी कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें वैली से नहीं मिली, हालांकि 3 मिली, 2005 में ही 5 सीटें मिली जब गुलाम नबी आजाद यहां आए, तो वो 5 मिली। लेकिन प्रेसिडेंट वहां का सीएलपी लीडर 32 सीटों में से 1983 में 23 सीटें जम्मू रीजन ने दी थी। 23 सीटें जम्मू रीजन ने कांग्रेस को दी आउट ऑफ 32। लेकिन सीएलपी लीडर किसने बनना है? 26 ही थी कांग्रेस की 1983 में। 23 जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं मैं फैज साहब, जहां मैं 2 वहां से थी, एक ले से थी। जी यही एक्सपर्टी थी मेरी गुलाम नबी आजाद ने इलेक्शन लड़ाने के लिए। आंकड़े भी होते हैं और बात भी होती है। जी तो उस समय बड़े टॉल लीडर थे जम्मू के, पंडित त्रिलोचन दत्त, गिरधारी लाल ढोगरा। जी सीएलपी लीडर किसको बनाया था? आपके अंसारी को। मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी। 2 ही सीटें थी, जी लेकिन सीएलपी लीडर कौन बना? तो नंबर्स ऑफ सीट यहां की, विचारधारा के साथ यहां के लोग जुड़े हुए हैं, जी और लीडरशिप कहां से? और फिर जब प्रेसिडेंट की बारी आती है, कार भी बनता है, गुलाम नबी आजाद भी बनता है। कभी आज तक 1947 के बाद जम्मू का पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया। जी पहली बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे डेजिग्नेट किया था मीर के साथ। ये पोस्ट भी पहले नहीं थी। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूर किया जा रहा था टू प्ले सेकंड फिडल टू नहीं, जहां टू कश्मीर। तभी तो कश्मीर खराब हुई। जितनी रीजनल पार्टियां जुम्मेवार हैं, इतनी कांग्रेस भी जुम्मेवार है। वो अपीसमेंट की पॉलिसी पे चली पड़ी। मैंने बताया मेजॉरिटी इधर की, बैलेंस तो रखते कम से कम। जी और फिर ऐसे ऐसे टॉल लीडरों को यहां पे ह्यूमिलेट किया गया। तो त्रिलोचन दत्त को भी कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। वो ह्यूमिलेशन की वजह से चले गए। और ये कैसे? 1975 में क्या हुआ था? 1975 में शेख महमूद आए तो उन्होंने कांग्रेस वालों को कहा कि उनको, उसने छोड़ दिया। जी 1986 में, फिर 1983 में इंदिरा जी को जाना पड़ा उसके घर। जी लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। कोई नौकरी लेने के लिए थोड़े आए हैं, जी हम लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। तो अगर हम अपनी नौकरी के लिए अपने प्रिंसिपल और जो विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा क्या है यहाँ? विचारधारा अखंड भारत की है, तमाम मजहब मिल्लत के साथ।
तो जब आप एक सेक्शन को लेके चल रहे हो तो फिर बीजेपी को कम्युनल नहीं ना कहो, उससे ज्यादा तो कम्युनल एजेंडा हमारा है। मुझे पता है आज राहुल गांधी जो है जनेऊ बाहर डालता है, अगर पहले ही मान लेते तो, ये पंथ प्रधान मुल्क है ना हमारा जी, धर्मनिरपेक्ष नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ जी। तो इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसने मुझे ये बात सोचने पे मजबूर किया कि बेफिटिंग रिप्लाई देना पड़ेगा। एक तो ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे लोग भी थे जिन मंत्रियों के घर पे मिलिटेंट रहे हैं 90 के बाद, लेकिन अभी तक ऐसे किसी मंत्री का नाम नहीं आया, लेकिन कवर अप हो गया। किसका है? अब्दुल अजीज जरगर का क्या हुआ, जो अक्षरधाम में है? वो पीडीपी में थे अरे भाई साहब, ये तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, बहुत साल से थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। मैं और का भी नाम ले सकता हूं जी, ये मैंने सिर्फ कोट किया है कि ये बहुत खुश है। जी, और क्या बोलते थे? अफजल गुरु साहब बोलते थे ना जी, इतना हार्डकोर क्रिमिनल आदमी जिसने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के मंदिर पे अटैक किया हो और उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर भी और लीडर ऑफ द हाउस भी ये बात बोले तो श्यामलाल कैसे कंप्रोमाइज करेगा? और फिर ये दो चार लोग जो एक्सपोज हो गए, आज कहां हैं वो जो बोलते थे 2.5 डिस्ट्रिक्ट वाले हैं? तो मैंने कहा फिर स्ट्रेंथ बताएंगे आपको, हम 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं या जम्मू कश्मीर में हमारा दखल कितना है। तो आपका बुनियादी एतराज़ इस चीज़ पे था कि ये इलाकाई बुनियादों पे तकसीम करना चाहते हैं कश्मीर को और जम्मू को, या आपको यही लग रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और जम्मू में पर्टिकुलरली जो हिंदू कम्युनिटी है इसके लोगों को सेकंड फिडल पे ला रहे हैं, ये आपको लगा था? अगर कश्मीर के मुसलमानों का कुछ किया होता तो आज इतनी कत्लो गारत थोड़े होती। वहां डेमोक्रेसी को इन्होंने पनपने ही नहीं दिया। 1989 में राजीव गांधी ने 73 और 74 अमेंडमेंट लिया। आप चश्मदीद गवाह हैं इसके, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हमने कितनी स्ट्रगल की थी। भाई साहब 2014 तक, जब तक हमने पूरा पांव नीचे नहीं रखा, मेरे एक और साथी थे और उस समय के पार्टी प्रेसिडेंट सैफुद्दीन सोज साहब जी, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जम्मू से हमारी जमीन खिसक रही है और कारण यह है कि हम कश्मीर सेंट्रिक हमारी अप्रोच हो गई है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये और बैड से वर्स की तरफ जा रहा है। तो 74 अमेंडमेंट इनसे किस तरह से लागू करवाई थी कि भाई सरकार में रहना है या नहीं रहना है। तो ये जब तो डेमोक्रेसी को ये जो जमीनी सतह के हमारे दायरे हैं, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को इन्होंने प्रमोट नहीं होने दिया, 3 टियर सिस्टम पंचायतों का नहीं आने दिया। तो मैं तभी तो कहता हूं रियासत डोगरू ने कार्ब की, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। वो कंसीव हुई अखनूर से और उसके मालिक बैठे बनाल के उस पार वाले 2-3 फैमिली हैं। तो अगर वहां के कश्मीरियों के साथ भी इंसाफ किया होता तो ये टर्माइल नहीं होता। 1987 में जो रिगिंग की वो नहीं की होती तो ये आदमी कितने होते, मफ के आ जाते। डेमोक्रेसी को प्रमोट होने देना चाहिए। मैं कश्मीर के तमाम लोगों को इसके लिए ब्लेम नहीं करता हूं। चंद लोग हैं, चंद, उनको आप गिन सकते हैं। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, जुडिशरी में भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं। मतलब कि ये कुछ खानदानों तक ही यस, 200 से ज्यादा फैमिली नहीं है। पावर 200 गिन लेना आप जी, मैं 200 भी ज्यादा बताइए। यही थे, वही एनसी में, वही कांग्रेस में, कोई किसी का मामा, कोई किसी का साला, कोई किसी का जीजा, यही नेक्सस है। इस नेक्सस ने बेड़ा कर किया जम्मू कश्मीर का और उससे वर्स्ट सफरर जम्मू रीजन रहा। इसके 5-6 डिस्ट्रिक्ट आज उनमें थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है।
हिली टैरन कनेक्टिविटी की रेशो उनकी देखो, ड्रिंकिंग वाटर की देखो, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अरे 75 साल से ज्यादा हो गए, 78 साल हो गए, तो बेसिक कम्युनिटी नहीं हम लोगों को दे सके। पैसा बहुत आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की कोई कमी नहीं रखी। जब हम कांग्रेस वालों से बात करते हैं और फॉर एग्जांपल कि यही इल्ज़ाम देते हैं जो आपने बताया, मतलब प्रो टेररिस्ट होना वगैरह, तो वो लोग कहते हैं कि हम तो नेशनलिस्ट हैं, हमने पाकिस्तान के दो हिस्से किए 1971 में, इंदिरा गांधी की वजह से वो हुआ पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम, ये हमारी वजह से है कि अफजल गुरु को फांसी लग गई, बीजेपी होती तो कभी नहीं देती, सिर्फ बातें करती। और उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि जो 2024 का लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ और उसके बाद असेंबली वाला इलेक्शन, तो जो लोग हिंदुस्तान को अब्यूज़ करते थे, ओपनली प्लेबिसेट और रायशुमारी और आज़ादी की बातें करते थे, और उनका नैरेटिव यही था, जिसमें जमात इस्लामी के लोग हैं, सरजान बरकती है और कुछ लोग इंजीनियर रशीद का भी नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेशन बीजेपी ने की और इट इज़ अ डिससर्विस टू द इंडियन नेशन। मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये रिकॉर्ड गवाह है कि उन लोगों को किस पार्टी ने फैसिलिटेट किया है। प्राइम मिनिस्टर होम में किन लोगों को डिनर मिला है, और यहाँ आज वो नहीं है। गिलानी साहब को स्पेशल प्लेन पे कहाँ ले जाया जाता था, यासीन मलिक का इलाज के लिए कहाँ लिया जाता था, और कौन लोग उन लोगों को फैसिलिटेट। और 32 साल प्रूव्ड केस, 4 एयरफोर्स के लोगों का जो ब्रूटल मर्डर, और मानता है, कन्फेस किया उसने, तो उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, इंजॉय कर रहे थे, किसी को चश्माशाही में रखा जाता था। मैं सरकार में रहा हूं। अब इसलिए मैं पूछ रहा हूं, 2009 में यासीन मलिक के केस में स्टे आया है हाई कोर्ट से, जब उन्होंने कहा कि टाडा केस श्रीनगर में इसकी सुनवाई कर लें, तो बाद में इस पर भी स्टे आ गया। और 2019 अप्रैल तक, जब तक कि अवंतीपुरा वाला वाकया नहीं हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए, तब तक 10 साल सीबीआई को किसी ने पूछा कि आप ये स्टे क्यों नहीं हटवा रहे हैं? आप मिनिस्टर रहे थे सर। मैं बताता हूं, यहां एजेंसियों का भी रोल रहा है। डराते थे, और कुछ लोग पॉलिटिकल लोग थे, वो एजेंसियों की पेरोल पे थे, और वो डराते थे आग लग जाएगी कश्मीर में, आग लग जाएगी कश्मीर में। और वही पत्थर मारने वालों के साथ भी थे और सरकार के साथ भी थे। मैंने कहा ना कि डीप नेक्सस था कि हिंदुस्तान को, राष्ट्र को हमने किस तरह से ब्लैकमेल करना है। उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी थी। मैंने बोल दिया कि सब लोग इन्वॉल्व थे। तो कांग्रेस को दोष कहां है? गवर्नर सत्यपाल मलिक तो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे 10,000 लोग मरेंगे कश्मीर में, ऐसा नहीं करना चाहिए। मरा तो कोई नहीं, वो बात सही है, कोई नहीं मरा। मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और एजेंसीज में जो लोग हैं वो इसमें, मतलब वो कहां से थे? वो डरा रहे थे। वो कहां से थे? वो कांग्रेस ने नहीं लाए थे ना। तो मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे जो सवाल किया जी, उस पर में लीड रोल में कांग्रेस थी और मेजॉरिटी 50 साल रही। और इन लोगों, एक जो टेररिस्ट है जिसने सैकड़ों कत्ल किए हुए हैं जी, उसको रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है वो परवेल होनी चाहिए ना अपने मुल्क में। जी, कानून को अपना काम करना चाहिए था ना, करने नहीं दिया, हाथ पार बैम दिए। बोलते हैं कि नहीं जी कांग्रेस ने अफजल गुरु को फांसी दी, वो तो कोर्ट ने दी। उन्होंने उसको एक लंबी कतार से ला करके वहां पे, तो वो कहीं वोट की राजनीति के लिए किया होगा, इलेक्शन आ रही होगी पास। तो जब ये आपकी अप्रोच है कि हम इतनी बड़ी पार्टी जो 135 साल की है, इलेक्शन भी हारी, तो मैं बोल रहा हूं ना, अगर वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेगी तो इस राष्ट्र का क्या बनेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है इस समय संख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा है ना। तो इस मुल्क की अखंडता, सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए। तो चले आप अब निकल गए इन वजूहात की बिना पर कि आपको लगा कि कांग्रेस की एक कम्युनलाइज्ड पॉलिटिक्स है, जो एक फसाड है सेक्युलरिज्म का, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम जाएंगे बीजेपी में इसके साथ। लेकिन ये हुआ कि
बीजेपी में जाकर के मैं इसके लिए आप अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, लेकिन इस किस्म की पॉलिटिक्स है कि कम्यूनल और रीजनल लाइन्स पे तकसीम हो गई है जम्मू कश्मीर की सियासत। और अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जो 29 सीट्स मिली वो जम्मू के डोगरा हार्टलैंड से उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठवा, इस एक्सिस पे 22 सीट्स, और फिर इसमें चुनाव रीजन में 6 और यहाँ रियासी से, यहाँ से राजौरी से 1। तो मोस्ट ऑफ द सीट्स 22 आउट ऑफ 29 ऑल फ्रॉम जम्मू। तो ये क्या है, मतलब कश्मीर में और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में सीट्स क्यों नहीं आ रही? इसके पीछे क्या है, क्यों? इसके पीछे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 370 हटाएंगे, जब उनके पास 2 थे। पहली इलेक्शन 1952 की अगर आप देखोगे तो उसमें 3 आए थे, फिर 2 भी रहे 1984 में, लेकिन उन्होंने अपने एजेंडे में कोई तब्दीली नहीं लाई। पहला नारा था उनका, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ठीक है कि 370 को हटाएंगे जी। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने 3 तलाक, अगर शाहबानो के केस में राजीव गांधी की सरकार यू टर्न नहीं लेती तो आज मोदी जी को यह क्रेडिट नहीं जाता जी। ठीक है ना? तो कथनी और करनी में फर्क नहीं है बीजेपी में। और कांग्रेस का हिडन एजेंडा होता है, अप्रोच उसकी बहुत डीप कम्युनल है, लेकिन बाहर वो मुखौटा दिखाते हैं कि वी आर सेकुलर, क्योंकि सेकुलर वर्ड जो है हमारे संविधान में लाने वाली कांग्रेस है, पहले तो नहीं था। तो ये सारी चीजें जो थी, इनके डीप डिजाइन जो थे, वो कहीं ना, हम राजनीति करने आए हैं ना। मैंने कहा बंधुआ मजदूरी फॉलोअर नहीं है, मुझे लीड करना है अपने समाज को। तो मुझे ये बताओ कि आप बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब कश्मीर में ये कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे और हमारा है कि 370 अब आ नहीं सकती, वो गॉन केस है, वो इतिहास का एक कहीं पन्ने में रहेगी जी। जो उसके बैड प्रोविजन है। 370 इज ए आर्टिकल जी, बट बैड प्रोविजन ऑफ 370 वो वन फॉर ऑल गॉन केस। देन 35A जो उसमें मेन खुराफाती चीज थी वो चली गई जी। अगर आप एक्सप्लाइट कर रहे हो और ये बोलते हो कि टीके वाले, इस जनाऊ वाले, लखनपुर के पार जो है वो फलानी पार्टी ने लाए, इन लोगों को लखनपुर बनहाल के पार नहीं आने देना, तो किसी की बाप की जगीर थोड़े है जम्मू कश्मीर रियासत। ये आपको मैं गर्व से, मैं जब कांग्रेस में था तब भी कहता था, गर्व से कहता था मैं हिंदू हूं और दूसरों का भी मान सम्मान करता था। और आपको पता है मैं जय श्री राम भी बोलता जी। उसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? है, थी, मेरी कांग्रेस में थी। मुझे एक बार पूछा गया कि आप जय श्री राम क्यों कहते हो? वो तो राजीव गांधी भी कहता था, इंदिरा गांधी भी कहती थी। नहीं, इंदिरा तक कहते थे। अब राजू जी को मैंने नहीं सुना, लेकिन उसके बाद तब्दीली आ गई, अब आई है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन अब क्या हो तो चिड़िया चोगी खेत। तो इसलिए भैया जब हम सब लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं तो पोलराइजेशन ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन बीजेपी का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि ये अखंड भारत है, ये सब जात धर्म का है, सब खित्तों का है, बट कोई ये नहीं सोचे कि हम प्रिविलेज क्लास हैं जी। इक्वलिटी होनी चाहिए। आपने कहा कि कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है, कॉलोफेल में कोई तजाद नहीं है। मैंने एक मिसाल आपको दे दी जिसका कांग्रेस भी जिक्र करें और गैर जानबदार लोग भी इसका जिक्र करें कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ इसमें कई ऐसे लोगों को लाया गया जो चैलेंज कर रहे हैं इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंटीग्रेशन, कश्मीर की इंटीग्रेशन को इंडिया के साथ, जो जिनका डिमांड है प्लेबिसिट रायशुमारी कश्मीर में कराना, जो मसलन इंजीनियर रशीद और उसके बाद जो जमात इस्लामी के लोग वहाँ पे थे उनको बाज़ाब्ता तौर पे एक फैसिलिटेशन हुआ। ये कभी नहीं लड़े थे 1990 के बाद इलेक्शन, जो इस बार उन्हें लड़ा। हालांकि हारे सभी,
लेकिन फैसिलिटेशन एक मिल गई ना उनको बीजेपी सरकार की तरफ से। जो उनके फंडामेंटल राइट हैं उससे कैसे डिप्राइव कर सकते? कोई नहीं कर सकता। इंजीनियर रशीद इज अंडर ओथ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की उसने ओथ ली है ना? ली है। तो फिर अगर ये चुनावी जुमला हो सकता है कोई? अगर यही बात कांग्रेस ने की होती तो शायद कांग्रेस भी करती है। कहाँ करती है? किसको उन्होंने लाया इस तरह से? राहुल गांधी ने महाराजा हरि सिंह के लिए क्या बोला? हमने राजे महाराजे निकाल दिए यहां से। अभी इसी इलेक्शन में कहा ना, बोला ना। राजा महाराज मीन्स की मोनार्की के बदले डेमोक्रेसी आ गई। तो फिर खुद क्यों नहीं देते? वहां कलेक्टिव लीडरशिप क्यों नहीं आने देते? भैया पहले घर पे सुधार करें। कलेक्टिव लीडरशिप आ गई ना। खरगे जी भी आए थे, चाचू केसरी भी आया था जी। तो और लोग भी। तो रिमोट कंट्रोल से ना पार्टियां खड़ी होती हैं ना चलती हैं, ना ये देश अब चल सकता है। मोदी जी ने पॉलिटिकल नैरेटिव हिंदुस्तान का चेंज कर दिया है। वो पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है ना। हम इसकी मतलब कोई डिस्प्यूट इस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो आपने बताया ना कोलोफेल में तजाद, तो हमारे सामने कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर जब ग्रेटर ऑटोनॉमी वाली कमेटी बनी, जब फारूक अब्दुल्ला 96 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद एक कमेटी बने, आपको अच्छी तरह से जानकारी इसकी है। उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया, ऑटोनॉमी वाला रेजोल्यूशन, जिसको सर्वसम्मति के साथ पास किया गया। सभी पार्टी 8 लोग इसमें बीजेपी के भी थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे खामोशी कर ली, किसी एक ने नेगेटिव वोट नहीं डाला। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये पास हुआ बाद में। हालांकि मरकजी सरकार ने, जो वाजपेयी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन ये हुआ कि एक रेजोल्यूशन वहाँ से चला गया। दूसरे रेजोल्यूशन की मैं बात करूँगा बाद में, जो अभी आया है। तो ये क्यों है कि क्या उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी या समझ नहीं थी, या उनको कोई डायरेक्शन थी कि आप खामोश रहें? इंटरफेरेंस क्यों करनी है? आउटकम क्या है उसका? जीरो है ना। तो फिर जब ये गैलरी के साथ प्ले करते हैं और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, एक्सपोज तो हो रहे हैं ना कि वो डॉक्यूमेंट में मानता नहीं, जो डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दैट इज ए पीस ऑफ पेपर फॉर मी एज ए लॉ मेकर। तो उसका, और उसके बाद ये अलायंस पे रहे बीजेपी के साथ, एक्सपोज हो रहे हैं ना आस्ता आस्ता। ये अटानवी वाले, सेल्फ रूल वाले एक्सपोज हो गए ना। कुर्सी के लिए एक बात करते हैं, तभी कहा ना बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये तो बता रहे हैं, हमें वादा किया गया था कि हम आपको दे देंगे, लेकिन दिया नहीं। कौन सा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब उमर अब्दुल्ला को वाजपेयी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर भेजा, तो ये बता रहे हैं कि हमने बीजेपी को रियासती सतह पे, यानी कि जम्मू कश्मीर में इनको सत्ता में शामिल नहीं किया। हम वहाँ पे गए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये वापस कर लेंगे। क्या कर लेंगे वापस? ये ऑटोनॉमी, जो 1952 वाली ऑटोनॉमी। ये किसने देनी है ऑटोनॉमी? किसी को नहीं देनी है। ऑटोनॉमी है इस मुल्क में, इस मुल्क से ज्यादा ऑटोनॉमी कहाँ है? ये मुल्क संविधान के चलता है ना, यहां सबको उस तरीके से है। वो ये सिर्फ गैलरी को और इमोशनल ब्लैकमेल, हालो स्लोगन से, तभी तो यहां डेवलपमेंट नहीं ना हुई। पॉलिटिकल इमोशनल ब्लैकमेल किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उसमें शुरुआत हुई थी शेख अब्दुल्ला से 1931 से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। उसने नाम ही अपनी पार्टी का उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा था। 1939 में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख। भैया मजबूरी थी, क्योंकि उसको पता था मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो टॉल लीडर हो गया जी। तो शेख अब्दुल्ला उस समय कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था। तो बहुत सी बातें जो हैं वो इतिहास गवाह भी है और दफन भी है। अगर शुजातुल्लाह खान की बुक पढ़ी जाए जी, जो बैन है, पाकिस्तान के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, तो वो उसमें सारा कुछ है। कुदरतुल्लाह शाह जी। अब मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि अगर ये बात है कि ये लोग मान लेते हैं कि इंटरनेशनल हैं, अपने घर से ताल्लुक़ रखते हैं वगैरह, तो इसमें ये क्या वजह हुई कि जब यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिटेंसी यहाँ पे आ गई, तो उसके सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, हज़ारों की तादाद में के लोग मारे गए, मिनिस्टर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, MLCs, ये सारे लोग इसके शिकार हो गए लाल झंडे की वजह से।
तो दूसरा झंडा जो था, जो सब्ज़ झंडा था, तो जो लोग उसके साथ रहे उनको ज़्यादा नहीं। हालांकि जब शुरू हुई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पहला आदमी मोहम्मद यूसुफ हलवाई, जो अगस्त 1989 में मारा गया, उसके बाद सितंबर में आपके टेकलाल टपलू जी जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, इससे पहले जनसंघ के लीडर भी थे। लेकिन उसके बाद जो इताब नाजिल हुआ वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही हुआ। सबसे ज़्यादा खतरा तो इन्हीं लोगों को रहा ना, वो क्यों है फिर? देखिए, जो गन है और गोली है वो किसी को नहीं पहचानती है और किसके हाथ में है। लेकिन ये स्लोगन किसने दिया था कि जहां से तमाम नौजवान लाल चौक से मुजफ्फराबाद के लिए उस समय के सिटी चीफ मिनिस्टर, जिसने एक गवर्नर के आने पे रिजाइन किया, ये उन्होंने कहा। लाल चौक में जो आखिरी जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ, मैं खुद इसमें शामिल था, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला ने खिताब किया और फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बंदूक से, इस गन कल्चर से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, बंदूक मत उठाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो रिकॉर्ड में है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने, मैं इसको कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं फ़ारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दी हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आप बाद की बात कर रहे हैं, जनवरी 90 की बात मैं वही कर रहा हूं। उसने ये बताया था साफ तौर से कि अगर जगमोहन को आप ला रहे हैं गवर्नर और मुफ्ती मोहम्मद सईद उसको वक्त लाना चाहते थे उनको, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस शख्स ने हमारी सरकार गिराई है 1984 में, अगर आपने उसको दोबारा लाया तो उस वक्त मैं रिज़ाइन कर लूँगा। उसके बाद 1984 में सरकार गिराई और 1986 में दोबारा रजीब और फरूक का काट करते हैं जी। कितने उस पर एतराज़ नहीं था, एतराज़ गवर्नर पे था कि गवर्नर जगमोहन को मत लाएं। देखिए, ये एक माइंडसेट है, ये हिस्ट्री है माइंडसेट का, एक माइंडसेट है। मैं उसकी उधर ही जा रहा हूं। अभी पिछले दिनों जब चीन आंखें लगा दिखाने, तो फरूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि चीन हमें आके बचाएगा, 370 वापस लाने में मदद करेगा। तो इसलिए सर, बहुत सा ऐसी बातें हैं और वो पब्लिक डोमेन में है कि ये क्या करते हैं। तो इन दो चीज़ों की बुनियाद पे आप ये समझ रहे हैं कि ये लोग इंटरनेशनल लोग हैं? नहीं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि एंटी नेशन, लेकिन उनकी एक्टिविटीज जो हैं और जो सपोर्ट है उनकी, वो एंटी नेशनल लोगों के साथ है। एक तो मैंने बता दिया कि मिलिटेंसी के शिकार है। दूसरा एक कि जिस वक्त रुबिया सईद के मामले में 5 लोगों को रिहा करना था, फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टैंड ले लिया। उसने कहा अगर आपने उनको छोड़ दिया तो मिलिटेंसी की आग इस तरह से भड़क जाएगी कि उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। यही हुआ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जसवंत सिंह जी ने ये 3 लोग, जिसमें मुश्ताक लटरम भी था, मसूद अजहर भी था और अहमद उमर शरीफ जो तीसरा मिलिटेंट था, ब्रिटिश मिलिटेंट, तो इन लोगों को उसने जहाज़ में बिठा करके वहाँ पे कंधार पे छोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला ने उस बार भी उसकी मुखालफत कर ली, दोनों बार उसने मुखालफत कर ली। उस समय स्टैंड लेना चाहिए था। स्टैंड तो उसने, फुल फ्लैश चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है कि वहाँ यहाँ की सरकार जो है वो होम मिनिस्टर साहब के एक डिपार्टमेंट से चल रही थी, वो नहीं था। ये अब लोगों में कहने की बात है और दुलित से उसको सेकंड करवा दिया, तो उसका और कोई तथ्य तो नहीं है। कोई एक लेटर ही, डेसेंट लेटर या कंसर्न लेटर ही लिख देते उस समय। मेरे जैसा नादान आदमी अगर कहीं से डेसेंट नोट भेजता है, तो फरूक अब्दुल्ला तो पढ़ा लिखा आदमी और इंग्लैंड रिटर्न और वहां डॉक्टरी करके, तो वो तो वेल लर्न पर्सन था। वो कहते हैं कि तहरीरी तौर पे हमने बता दिया उनको कि इस तरह से अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। चले, अब मूसा रजा जी नहीं रहे चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे, उनसे हम पूछ लेते थे एग्जैक्टली वो वाक़या क्या है वहाँ का। लेकिन ये है कि अगर ये बात है कि आपको लग रहा है कि इनका प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान, प्रो टेररिस्ट बैकग्राउंड है, तो अब चूँकि ये जीत कर आ गए और अब अचानक ज़बान में, भाषा में तब्दीली आ गई है। पहले डायनास्टस उनको बताया जा रहा था, करप्ट बताया जा रहा था, इंटरनेशनल बताया जा रहा था, अब एकदम लैंग्वेज ही बदल गई है और उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के राजनाथ जी तक सब लोग बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो मैं रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, मैं इन टोटलिटी ये नहीं कहा कि ये एंटी नेशनल लोग हैं जी। वो केस टू केस हो सकता है जी, किसी एक केस में, और कोई पॉलिटिकल गैलरी को प्ले करने के लिए भी हो सकता है जी। इतनी गुंजाइश पॉलिटिक्स में होती है। तो ये मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। राइट।
दूसरा, आपने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं, जी मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, उनमें कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। हम डिपेंडेंट स्टेट हैं जी। और मुझे लगता है, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात के लिए उमर अब्दुल्ला जी को। तो जो उनका रवैया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, दिल्ली गए और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया वगैरह, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव और अप्रिशिएट करता हूं। ये मेरा इंडिविजुअल है और इसी किस्म का हमारा बिहेवियर और अप्रोच होनी चाहिए। जी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया है, कल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने किया है, जी। तो वो आपका इखलाक बताता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे आ रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी वाला तमाशा दिखाना था? हम सिविलाइज्ड लोग हैं। जी। जम्मू कश्मीर की पहचान जो है वो हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल के लिए है। जी हाँ। हालांकि हमें 40 साल मिलिटेंसी ने भी रोंदा मेरे भाई, आज भी हम अगर दोनों भाई 10 साल के बाद भी मिलेंगे, हमारा इखलाक और प्यार वही रहेगा। सही बात है। तो मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करता हूं कि ये बहुत अच्छा और दोनों तरफ से गुडविल गेस्चर है। और यहां के लोगों की बहुत सी मुश्किलातें हैं और दिल्ली की सपोर्ट के बगैर हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, हाँ, ये स्टेट टोटली डिपेंडेंट है। हमारा रेवेन्यू सीड कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर ग्लोबलाइजेशन है, आज कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और लिबरल फंडिंग जो है वो मोदी जी दे रहे हैं। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब को जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था? जो बात दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, तो वो क्या करते थे? पीडीपी क्या बोलती थी? पीडीपी जब इक्तदार में रहती थी तो कहती थी मोदी अजीम इंसान है, जब नहीं रहती थी तो यही गुजरात के मुसलमानों की यही कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। और मैं इस बात के लिए उमर अब्दुल्ला को अप्रिशिएट करता हूं। मैंने 6 साल उसके साथ काम किया है। ये मैग्नेनिमिटी होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 16 अक्टूबर को ही जब ये बनी, तो उन्होंने रेजोल्यूशन एक लाया कि यहाँ पे स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, जो चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए मरकज़ी सरकार को भेजा गया। उसके बाद असेंबली में भी उन्होंने लाया एक कॉम्प्रहेंसिव रेजोल्यूशन, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने 370 वगैरह की बात नहीं की, लेकिन ये कहा कि जो चीज़ें छिन गई हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, यूफेमिज्म का इस्तेमाल इसमें किया गया, तो उन्होंने ये बताया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इम्कानात है इसमें 370 के वापस आने के या स्टेटहुड के वापस आने? मुझे लगता है उसमें उन्होंने जल्दबाजी की। वो रेजोल्यूशन नहीं लाना। हाँ, पीडीपी के ने उनको कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड पे मजबूर किया, हम मजबूर किया वो लाने के लिए, और उन्होंने जल्दबाजी कर दी। तो उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो पहला ही हमारा रेजोल्यूशन यही होगा। अगर जिस दिन पीडीपी ने लाया है उस दिन की स्टेटमेंट आप भैया आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं इस चीज पे। उमर अब्दुल्ला वो उसने सारा क्लोज कर दिया था। जी। किया था या नहीं किया था? जी। कहीं से कहीं उनको, जो वो माइंडसेट वाले लोग हैं आज भी, प्लेबिसाइट वाले, जी, उन लोगों ने कंपेल किया। और कहां पे वो पीस ऑफ पेपर बना वो भी मुझे पता है, और किसने बनाया वो भी पता है। कहाँ बना? वो बना जम्मू कश्मीर के गेस्ट हाउस में। किन्होंने बनाए? बनाने वाले भी उन्हीं की पार्टी के बहुत सीनियर 7 दफा के विधायक, बाकी आप देख लेना। नेशनलिस्ट लोग, चुने हुए लोग हैं ना। तो मैंने कहा ना, वो पीसा पेपर था। बनाया क्या बनाया, उनको भी पता है कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उनको स्टेटहुड भी नहीं मिला। बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट फुट पे एक अच्छी बाल को खेलने के लिए बोला, यो खेल नहीं सके वो, ठीक है ना। और उसमें मुझे लगता है कि वो व्यक्ति उनकी चली गई। वो कोई पीसा पेपर है, उसको रेजुलेशन कैसे कह सकते हैं? अहमद अली फयाज ने नहीं कहना चाहिए कि वो रेजुलेशन है। वो एक पीसा, रेजुलेशन की डेफिनेशन को हमने बदल दिया। रेजुलेशन किस तरीके से आता है, क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, यही तो हम कंटेस्ट कर रहे थे वहां। ऑनरेबल स्पीकर, हमें कोई पर्सनल है, उसके बुजुर्ग आदमी है हमारे, ही इज ए वेरी सीनियर मेंबर, बट ही वाज पार्टी।
ठीक है ना। तो हमारा जो कंटेस्ट था, जो हम विरोध कर रहे थे, वो प्रोसीजर जो था, जिस प्रोसीजर से उसको लाया गया पीस ऑफ पेपर को, और उसकी जरूरत नहीं थी। तो वो जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्लोज किया था, असल में ये हुआ कि जब पहले ही दिन जब गवर्नर साहब की तकरीर हो रही थी तो वहाँ पे पीडीपी के जो एमएलए हैं पुलवामा के, वहीदुर रहमान परा, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन, जिसको हम कोट अनकोट में रेजोल्यूशन ही कहेंगे, तो उन्होंने वो पढ़ा अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि इसमें वो स्टेटहुड वगैरह, हालांकि उसमें भी 370 का जिक्र नहीं था, मेरे पास है वो। तो उसके बाद कुछ और लोगों ने भी इस किस्म के लाए, और उसके बाद हंगामा रहा। आपको तो पता है, वहाँ पे सुनील शर्मा जी और इन सब लोगों ने, वहाँ पे आपकी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया। आपने खुद भी इसमें पार्टिसिपेशन किया, जो प्रदर्शन था इसके खिलाफ, वो आप इसमें शामिल थे। और उसके बाद जब थोड़ा सा वहाँ पे स्टेबलाइज होने लगा असेंबली की कार्रवाई, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद सुरेंद्र चौधरी जी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने फिर वो रेजोल्यूशन लाया। स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट वो कर लिया। तो इसमें गैर कानूनी बात क्या थी? आप देखना उसका जो हमारा रूल बुक है, प्रोसीजर को स्टडी कर लेना। अब तो उसमें तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन अभी तो हम जो पास्ट हमारे पास है अवेलेबल, उसी पे चला रहे थे। उसमें एक सेट प्रोसीजर होता है। तो ये तो स्पीकर साहब की इंटीग्रिटी पे हर्फ आता है फिर। नहीं, हम इंटेग्रिटी नहीं, लेकिन उनका जो कंडक्ट था उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है, वो बहुत सीनियर मेंबर है, मुझे भी उसका एहतराम है, एहतराम भी है, और मुझे अफसोस भी है कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दबाव में आ गए? हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उसने तो चैलेंज कर लिया कि आप मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। लाना चाहिए था। वही ले आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं लाए। हाँ, अभी क्या जरूरत? अभी तक हम तो हमारी जो अप्रोच है और पार्टी का जो आदेश है, हम यहाँ की लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं, उनका समाधान चाहते हैं जी। और एक 6 साल के बाद जहां लोगों का चुना हुआ हाउस जो है वो रिस्टोर हुआ है जी, और हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं जी, क्योंकि हमें मैंडेट ट्रेजरी बेंचेस का नहीं है, हमें अपोजिशन का है जी। और वो कंस्ट्रक्टेड अप्रोच आज भी मैं कह रहा हूं और पहले भी मैंने कहा है कि यहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी ट्रेजरी बेंचेस को। लोगों की यहां की जो जरूरत है, जो लोगों की मुश्किलातें हैं, तो हम उनको भरपूर सहयोग देंगे, लेकिन यहां वो गलत करेंगे तो हमें पूरा हक है कि हम लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जो मुश्किलातें हैं उसके प्रति हमेशा सचेत और वफादार रहेंगे। तो ट्रेजरी बेंचेस को भी उसी तरीके का बिहेव करना चाहिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी बहुत सी कमिटमेंट है लोगों के साथ, उनके मैनिफेस्टो में बहुत सी कमिटमेंट है, तो वो उसी तरीके से चले। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी नुमाइंदगी है, वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ सहयोग करेगी। इस बात के बावजूद कि इसका फैसला बीजेपी की मरकजी क़यादत और कंट्री के हाईएस्ट लेवल पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना है कि नहीं देना है। जम्मू कश्मीर की जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके अभी 28 मेंबर हैं, 29 थे, एक नहीं रहे, अभी 28 मेंबर्स हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या ये वक्त आ चुका है कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह जी तक का वादा है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और उसके बाहर भी कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये भी बताया था इलेक्शन होने चाहिए, जिसका उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया। खुद उमर अब्दुल्ला ने परसों दे दिया वहाँ पे टनल के इनाग्रेशन के मौके पे, और मोदी जी ने खुद कहा कि जो मैं वादा करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी डायरेक्शन है कि हालात के, उन्होंने हालात का नहीं किया, उन्होंने कहा ये वापस करना चाहे। अब इसमें क्या वादा है? क्या इसको अभी एज क्विकली एज पॉसिबल वापस करना चाहिए स्टेटहुड को, या अभी इसको वापस नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और हम कब कह रहे हैं कि यहाँ स्टेटहुड जल्दी से जल्द रिस्टोर नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की तो कमिटमेंट है, आपने खुद कहा जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है
और पब्लिक डोमेन में भी हर जगह प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जी की कमिटमेंट है। जी बिल्कुल। और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की प्राइड है जी। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी सोच भी सकती है। तो बीजेपी इस हक में है कि यूटी के बदले अब स्टेट होना चाहिए जम्मू कश्मीर। मैंने कहा कब कह रहे हैं हम कि नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी जहां रिस्टोर हो, लेकिन मैंने कहा ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी की उसने। अब सर्जिकल प्रोसीजर खत्म हो चुका है, बीमार को वेंटिलेटर से लाया गया, अब चल रहा है ठीक, इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद सामान्य हो गया सारा। तो अब इसमें बाधा क्या है, रोड ब्लॉक क्या है इसमें? नहीं, रोड ब्लॉक इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल डायमेंशन को भी हमें अंडरस्टैंड करना है। एक्सटर्नल डायमेंशन कौन सी? आप देखिए हमारे गिरदो नवा जो लोग हैं वो तो बदलेंगे नहीं ना। मिलिटेंसी हमारी बिल्कुल जीरो पे आ गई, जीरो पे ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गई है जहां पे इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। पत्थर नहीं चल रहे हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो रहे। बीच बीच में जम्मू में कुछ वाक़ात हो गए, कश्मीर में भी 2 वाक़ात हो गए। ऐसा शायद चलेगा काफ़ी साल, इससे हम नहीं कह सकते हैं ये कोई रोड ब्लॉक्स इसमें हुए हैं। देखिए सोच में तब्दीली लाने की भी ज़रूरत है, इंटरनल में भी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो है। आपको नहीं लग रहा है सोच में तब्दीली है? अभी पूरी नहीं है। तो ये पत्थर वगैरह नहीं चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे हैं, तो ये सारा बंदूक की नोक पे है क्या? नो। तो फिर सोच में फिर तब्दीली आई है ना? फिर 30 से 35% जी लोगों की जो है और यंग जनरेशन जो है वो अमन चाहती है, वो रोजी रोटी के लिए कश्मकश में है जी। और उनको भी पता है कि हिंदुस्तान अब बहुत बड़ा मुल्क है और जब ये हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का अलग हुआ था तो उस समय की लीडरशिप ने यह भी सोचा था कि ये फूड डेफिसिट स्टेट है और पाकिस्तान ने कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि बैरन लैंड है। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की, मैं ये भी कहता हूं कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि उस समय इन्होंने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, इतिहास को भी। लेकिन बीच में हमने अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए ऐसा एक साइकी तैयार कर दी कि करना कुछ नहीं है, पानी नहीं देना, बिजली नहीं देनी, पढ़ाई नहीं देनी, बाकी चीजें नहीं देनी, नौकरी देनी है तो आउटडोर से देनी है, जहां अपने ही किथन किन को देनी है, मैरिट को एलिमिनेट करना है। जितने फेल कर सकते थे किए और सरकार ने भी किए, क्योंकि मैं भी सरकार में भी रहा हूं जी। मैंने अपने कोलीग्स की वर्किंग भी देखी है। वो कायदे कानून को मानते ही नहीं थे। मैंने ऐसे मंत्री भी देखे हैं कि 250 में से 247 उनकी बेटी को या बेटे को पीएससी से नंबर मिलते थे और गोल्ड मेडलिस्ट को 18 नंबर दिए जाते थे। अहमद अली फैज साहब, बहुत कुछ मैंने देखा है और वो जब किताब मेरी आएगी उसमें आएगा सारा कुछ। ये भी लाना चाहिए 2019 के बाद जो सिलेक्शंस यहाँ पे हुई, 5 सिलेक्शंस, 5 में धांधलियां और 5 में गवर्नर साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया, 2 में तो सीबीआई के ना ट्रांसपेरेंसी तो आई। अब जो हो रही है जी, इतना काम बिगड़ा हुआ यहां है तो ओवरनाइट में थोड़ा सुधरता है। बिगाड़ने वाले भी कौन थे? हम लोग ही, और बड़े लोग इन्वॉल्व थे। अब जितनी भी मुझे लगता है 7 सिलेक्शंस आई हैं छोटी मोटी जी, पीएससी से लेके जी। कोई आदमी बोल दे कि यहां मेरिट को एलिमिनेट किया है, किसी गरीब का हक मारा है। हाँ, मेरे जैसे तड़प रहे हैं जो चोरी करते थे, सिफारशी, कोई अपना बेटा लगाता था, कोई बेटी लगाता था, कोई दामाद लगाता था, कोई और लेता था, कुछ दूसरे काम करते थे, अनफेयर मीन में एडल्ट होते थे। तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है, तो उसको तो कश्मीर की जनता जनार्दन भी एप्रिशिएट कर रही है, जम्मू की भी कर रही है। तो अगर वो पकड़े नहीं जाते तो हाथी निकल जाता ना भाई जी। पकड़े, कोई ना कोई तो विसल ब्लोअर बना और अब ट्रांसपेरेंसी से ये सारी बातें हो रही हैं। 10 लगेंगे लेकिन मेरिट वाले लगेंगे। श्यामलाल शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे साथ मुलाकात की और बात की बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुस्तकबिल में भी हम बात करते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया।